नमस्कार, चार खबर देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के बारे में सबसे पहले बात होगी शरद पवार के इस्तीफे की, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान के साथ ही सवाल उठ खड़ा हुआ कि एनसीपी का नया बॉस अब कौन होगा, और इसे लेकर के फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। आगे पूरी खबर आपको बताएंगे। अगली खबर के लिए रुख करते हैं महिमा का। देखिए, चार के बारे में दूसरी बड़ी खबर पर बात होगी कर्नाटक के चुनावी रण से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर अब नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि सत्ता में आने के बाद कर्नाटक में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे सुरभि। तो तीसरी बड़ी खबर मेरे साथ आप जानेंगे। खबर सीएम योगी से जुड़ी हुई है। दरअसल जिन्होंने निकाय चुनाव के लिए प्रयागराज का दौरा किया और जनसभा से विरोधियों को सीधा संकेत दिया, प्रयागराज में योगी ने कहा कि जो भी पाप करता है उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। और सीएम योगी ने इस दौरान ये भी कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश की वजह से लोग पहले से ज्यादा खुद को महफूज महसूस करने लगे हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब जान लीजिए चौथी बड़ी खबर, बताएंगे मेरी सहयोगी साक्षी मिश्रा। बिल्कुल, नमस्कार। चौथी बड़ी खबर आपको मैं बताऊंगी अतीक से जुड़ी हुई, अतीक अहमद और उसके परिवार से जुड़ी एक खबर, जहां एक और शाइस्ता की तलाश लगातार जारी है, दूसरी ओर अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े सुराग तलाशने के लिए पुलिस दिन रात कोशिशें कर रही है। इस बीच गुड्डू मुस्लिम की तलाश के लिए भी दबिश लगातार जारी है और रोज इस मामले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। विस्तार से इस खबर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वक्त पहली बड़ी खबर जानने का मेरी सहयोगी शिखा के साथ। तो चलिए सीधा रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां इस वक्त प्रफुल्ल पटेल बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नहीं, अजीत पवार साहब का और पार्टी का कोई अलग फैसला नहीं है। अब जो भी है हम कोशिश करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको और बताएंगे। आता भाकरी फिरवली साहेब 2 दिवसा अगोदर बोलले, त्याचा अर्थ कोणालाही समजला नाही, आम्हालाही समजलेला नव्हता। आता काही लक्षात येते की एखाद्या वेळा इशारा त्यांनी आजच्या घटनेसाठी केला असेल, पण माझ्या अजूनही मला आशा आहे की साहेब आपला निर्णय बदलतील। भाजपने शिवसेना फोडली, भाजपने राष्ट्रवादी पण फोडते असा आरोप होता। तो देखिए, तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि अब एनसीपी का बॉस कौन होगा, और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। शरद पवार समर्थकों की नारेबाजी देखने को मिली। इस्तीफा वापस लेने की मांग पर लगातार ये समर्थक अड़े हैं। पवार नहीं माने तो समर्थक इस्तीफा दे देंगे, इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं। शरद पवार के इस्तीफे को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है इस वक्त। पवार नहीं माने तो समर्थक भी इस्तीफा देंगे, लगातार नारेबाजी करते हुए शरद पवार के समर्थकों को आप सुन रहे हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लें। इस्तीफा वापस लेने की मांग पर ये समर्थक लगातार अड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया तो ये तमाम लोग जो समर्थन दे रहे हैं इस वक्त, वो भी इस्तीफा दे देंगे। शरद पवार के इस्तीफे को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में बवाल इस वक्त मचा हुआ है। कई सारी बातें इस इस्तीफे में उन्होंने लिखी थी। उन्होंने कहा कि प्यार और भरोसा जनता की मेरी सांसें हैं, जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा, मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा, तो हम लोग मिलते रहेंगे, शुक्रिया। और इसी लेटर के साथ शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनके समर्थक उमड़ पड़े और बार बार इसी बात का जिक्र करने लगे कि शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। तो क्या हुआ था, क्यों? उनको पूछिए ना। सर अगला कौन होगा सर? क्या पार्टी में कोई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार के ऐलान पर भावुक हुए जयंत पाटिल, और जयंत पाटिल ने शरद पवार को लेकर कहा कि शरद पवार पार्टी पद अध्यक्ष का पद ना छोड़े, पार्टी को शरद पवार की जरूरत है। जयंत पाटिल ने कहा है पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करें। देखिए, यहाँ पर जयंत पाटिल भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान आप कीजिए, भावनाओं का सम्मान कीजिए और करें। शरद पवार के ऐलान को लेकर जयंत पाटिल भावुक हो गए। इससे पहले आपने अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनी थी। शरद पवार पार्टी का अध्यक्ष पद ना छोड़े, कहा पार्टी को शरद पवार की इस वक्त जरूरत है। ये भी कहा एनसीपी का नया बॉस कौन होगा, लगातार सवाल खड़े हो रहे। लेकिन इसी बीच आप देख रहे हैं कि अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है और सवाल जो उठ रहा है उसके जरिए आपको लगातार हम जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में पैच कम, सुप्रिया सुले और उधर अगर अजित पवार की बात करें तो कैसा अनुभव अब तक उनका रहा, ये आपको बता रहे हैं।
हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अदिति, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी है। कुछ का कहना है कि हमें नहीं पता उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान करें, अध्यक्ष पद ना छोड़ें। बिल्कुल, देखिए शरद पवार 1999 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद फिर उन्होंने एनसीपी बनाई और एनसीपी बनाने के बाद पहले अध्यक्ष रहे, वो देश में कृषि मंत्री भी रहे, तमाम तरीके के बड़े पदों पर रहे। और आज की राजनीति में अगर कोई राजनीतिक दिग्गज है तो उसकी गिनती में शरद पवार का नाम है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े उठापटक पिछले दिनों देखने को मिले। फिर जो देखने को मिला वो ये था कि अजीत पवार कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे कि उनकी जो भूमिका है पार्टी में उसे सही तरीके से बैलेंस नहीं किया जा रहा, जिसके चलते वो राष्ट्र कार्यकारिणी में भी उठ के चले गए थे, जिसके चलते कई बार कई चीजें हुई। और अब देखिए, जब शरद पवार ने कहा कि मैं राजनीतिक संन्यास नहीं ले रहा हूँ, मैं राजनीतिक रूप से एक्टिव रहूंगा लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने पार्टी को जब बनते हुए देखा या अपने पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शरद पवार को ही देखा, अब जब शरद पवार इस्तीफा दे रहे हैं तो सब लोग इतिहास में जाते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक समय जो दूसरी पार्टियां हुआ करती थी, जो आज शिंदे शिवसेना हो गई, अलग शिवसेना हो गई, पहले बाबा साहेब ठाकरे के रूप में ही देखते थे। और जैसे जैसे बाबा साहेब ठाकरे गए तो उसके बाद क्या क्या राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे वर्सेस, तो कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं के मन में टूट का डर है। और यही वजह है कि कार्यकर्ता तुरंत जब ये खबर आई तो घर पहुंचे और सभी लोग ये चाहते हैं कि वो जो ये फैसला है वो वापस लिया जाए। लेकिन शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब अजीत पवार की सुप्रिया सुले को सलाह भी आ गई है कि मैं बड़ा भाई हूँ, तो अब ऐसे में आपसी खींचतान भी सामने नजर आने लग गई। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस पर अधिक जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर महाराष्ट्र से हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष, इससे पहले भी एक वक्त वो भी था जब मीडिया से मुखातिब होते हुए सुप्रिया सुले की तरफ से क्या दिया गया था, वो इशारा जरूर दिया गया था कि आने वाला समय महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक लाने वाला है। वो इशारा पहले दिया गया था, शरद पवार की तरफ से भी क्या दिया गया था कि आने वाला समय कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर के सबके सामने आएगा कि आखिर एनसीपी में चल क्या रहा है, जिस पर कि शरद पवार ने भी सफाई दी थी और कहा था कि समय का इंतजार कीजिए। क्या इसी समय की बात कर रहे थे वो? जी, रोटी पलटने की बात कही थी, संकेत देना शुरू कर दिया था। सुप्रिया सुले ने कहा था 15 दिनों में राजनीतिक विस्फोट होगा दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों में। तो कहीं ना कहीं दोनों बाप बेटी दोनों ने, एनसीपी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये कहना और संकेत देना शुरू कर दिया था कि बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है महाराष्ट्र की राजनीति और ख़ासकर एनसीपी में। सबसे खास बात ये बताऊं कि महाराष्ट्र में और ख़ासकर नेशनल लेवल पर भी शरद पवार को मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जाता है राजनीति में, चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र में। उनको देखा जाए जब जब एनसीपी पार्टी कहीं से भी उसके उतार के तौर पर जाती है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, तब तब शरद पवार मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, आपको एक रैली याद होगी सतारा में, पानी में भीगते हुए इस उम्र में भी शरद पवार अकेले स्टेज पर थे, उनके साथ उनके कार्यकर्ता। उस एक रैली ने, उस एक दृश्य ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव काफ़ी लाया था और उससे एनसीपी को काफ़ी फायदा हुआ था। शरद पवार के हर एक जो मूव है, जो शरद कदम पवार के है, इस्तीफे के बाद देखिए लगातार जो है सियासी गलियारों में शोर मचना शुरू हो गया है। इस खबर के ऊपर आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल का पर प्रतिबंध का संकल्प रखा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को बंद किया और अब बजरंग बली पर ताला लगाने जा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठे सवाल। पीएफआई की बजरंग दल से तुलना पर बवाल। कर्नाटक की जंग, निशाने पर हिंदू संगठन।
कर्नाटक की लड़ाई बजरंग दल और पीएफआई पर आई। कर्नाटक के रण में सियासी तपिश उस वक्त और बढ़ गई जब कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में जहां एक तरफ लोक लुभावने वादे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से कर डाली और कहा कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला तो वो इसको बैन करेंगे। नफरत, who are spreading hatredness, who are spreading enmity in the society, amongst the religions, amongst the caste, who are against the brotherhood in the society, all those organizations will be banned. We were the people who banned PFI, for your information. We are not going to spare any organization, whosoever it is, who is spreading the hatredness in the society. We will not spare even a single organization. अब ऐसी तुलना हुई थी तो बवाल तो खड़ा होना ही था। सवाल उठने लगे कि आखिर बजरंग दल और पीएफआई की तुलना कैसे हो सकती है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अब आपको बताते हैं कि बजरंग दल क्या है। संघ और वीएचपी की कड़ी का युवा चेहरा माना जाता है। बजरंग दल की शुरुआत 1984 में शोभा यात्रा के रूप में हुई। शोभा यात्रा को राम जानकी रथ यात्रा के नाम से जाना जाता था, जिसका मकसद लोगों को हिंदुत्व के बारे में बताना था। धीरे धीरे इस यात्रा से युवा और साधु संत जुड़ गए। बाद में ये गुट बजरंग दल में तब्दील हो गया। इसके बाद इस दल का विस्तार पूरे भारत में हो गया। दल का मुख्य एजेंडा देश में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना है। अब देश भर में विवादित संगठन पीएफआई के बारे में भी समझ लेते हैं। 16 अप्रैल 2022 केरल में आरएसएस नेता की हत्या। 11 जुलाई 2022 देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान। जनवरी 2022 कर्नाटक हिजाब केस को भड़काने का आरोप। 2020 दिल्ली दंगा भड़काने का आरोप। 2020 सीएए विरोधी हिंसा में पीएफआई कनेक्शन। दोनों संगठनों की सच्चाई सबके सामने है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने दोनों संगठनों की तुलना करके विवाद को हवा दे दी है। अब इसे वोटर्स को लुभाने के लिए जरूरी कहा जाए या फिर कांग्रेस की मजबूरी, ये तो कांग्रेस ही जानती है। लेकिन एक बात साफ है कि ऐसा विवादित दावा करके कांग्रेस फिलहाल बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आप देख रहे हैं 4 का वार और 4 के वार में खबरों का सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।